तो स्पर्मेटिड्स का मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को आज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है? स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्ट होना, और यहां पे हेल्प कौन करेगा? सर्टोरी सेल्स। तो यहां पे क्या होगा? वेरियस चेंजेस occurs in स्पर्मेटिड। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्मेटिड के अंदर वेरियस चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये चेंजेस कौन से होते हैं? इन चेंजेस को डिवाइड किया गया है फॉलोइंग पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट नंबर है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, नेक्स्ट है सेकंड चेंजेस इन न्यूक्लियस, थर्ड है चेंजेस इन साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट है चेंजेस इन सेंट्रियोल, चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें ये फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। तो जब स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनेगा तो इस प्रोसेस में ये चेंजेस एक स्पर्मेटिड के अंदर होंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आएंगे, साइटोप्लाज्म चेंज होगा, सेंट्रियोल चेंज होगा, और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। तो जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमने जो प्रीवियस अपनी क्लासेज जो उनके अंदर पढ़ी हुई होंगी, स्पर्म की जब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमेशा अपर साइड में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेंट्रियोल किस प्रकार से चेंज होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल से स्टडी की जाएगी एक एक प्रोसेस की। तो फर्स्ट नंबर आता है यहाँ पे चेंजेस या फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अब जो स्पर्म के अंदर एक्रोसोम होता है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा? तो हमने पढ़ा है जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म के अंदर एक्रोसोम होता है, उसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से किया जाता है। स्पर्म के अंदर प्रेजेंट एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी में क्या होती है? वेरियस वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है। गोल्जी में क्या होगा? गोल्जी बॉडी में वेरियस वेसाइकल्स, विभिन्न पुट्टिकाएं पाई जाती है। ये हो गया न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस, स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस। अब जो ये गोल्जी वेसाइकल्स है, गोल्जी वेसाइकल्स में क्या होगा? कोई एक वेसाइकल, कोई एक पुट्टिका धीरे धीरे क्या होगा? अपनी साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, यानी एक वेसाइकल धीरे धीरे आकार में यहाँ पे बड़ी होने लगेगी। तो एक वेसाइकल का साइज इंक्रीज हो रहा है और इस वेसाइकल के अंदर एक प्रोएफ्रोसोमल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस वेसाइकल के अंदर प्रोएफ्रोसोमल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोएफ्रोसोमल ग्रेन्यूल को एक्रोब्लास्ट भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगी एप्रोब्लास्ट। अब एप्रोब्लास्ट में क्या होता है, वेरियस लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइटिक मतलब जो लाइसिस करते हैं, डिग्रेड करने वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स को, लाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे एप्रोब्लास्ट के अंदर पाए जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो प्रो एप्रोसोमल ग्रेन्यूल है या एप्रोब्लास्ट है, धीरे धीरे क्या होगा, अरेंज होना स्टार्ट होगा। एक जो स्पर्म है उसके अपर पार्ट पर, हेड पार्ट पर अरेंज होना शुरू होगा। यानी यहाँ पे जो एप्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो धीरे धीरे अरेंज हो जाएगा स्पर्म के हेड पार्ट पे या सबसे टॉप पार्ट पर, ऊपर के भाग पर। अब क्या होगा, ये एप्रोब्लास्ट अपनी साइज इंक्रीज करेगा। यहां पे क्या होगा, एप्रोब्लास्ट की साइज इंक्रीज होगी। तो यहां पे इस कंडीशन में अब इसको कहा जाएगा एप्रोसोम। तो इस प्रकार से स्पर्म के अंदर एप्रोसोम का फॉर्मेशन होता है और ये कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो फॉर्मेशन ऑफ एप्रोसोम, एप्रोसोम का फॉर्मेशन स्पर्म के अंदर होता है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी में वेरियस वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है। इन्हीं वेसाइकल्स में कोई एक वेसाइकल अपनी साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट करती है और इस वेसाइकल को कहा जाता है एप्रोब्लास्ट। एप्रोब्लास्ट के अंदर वेरियस लाइटिक एंजाइम्स डिपॉजिट जमा होना शुरू होते हैं और ये एप्रोब्लास्ट क्या होगा, धीरे धीरे स्पर्म के अपर पार्ट पर अरेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आके क्या होगा, अपनी साइज को इंक्रीज करेगा और इस कंडीशन में इसको कहा जाता है एप्रोसोम। तो ये जो फर्स्ट चेंजेस हो गया वो है फॉर्मेशन ऑफ एप्रोसोम। एप्रोसोम का फॉर्मेशन इस प्रकार से होगा। यहां पे सेकेंड की बात करते हैं, चेंजेस इन न्यूक्लियस। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक मटेरियल रिमूव फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, केंद्र के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सारा मटेरियल क्या है, बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, केवल जेनेटिक मटेरियल को छोड़कर। तो न्यूक्लियस से जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के सारा जो मटेरियल है बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे प्रोटीन्स या बोल सकते हैं आरएनए, राइबोसोम्स, ये सारे बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर उसका केवल जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट होता है, बाकी कोई भी मटेरियल स्पर्म के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका पर्पस क्या होता है, यानी ये चेंजेस क्यों किए जाते हैं। तो हमने पढ़ा है जो स्पर्म होता है उसका वेट बिल्कुल या वो लाइट वेट होना चाहिए, उसका वजन बिल्कुल कम होता है स्पर्म का। क्यों, क्योंकि वेट कम होने के कारण वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। यानी वेट कम होने के कारण स्पर्म इजीली मूव कर सकता है, वेट ज्यादा होने पे स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। इस कारण स्पर्म के मूवमेंट के लिए सारे चेंजेस होते हैं। यानी स्पर्म के मूवमेंट के लिए उसे लाइट वेट किया जाता है, उसके वजन को कम किया जाता है। इस कारण न्यूक्लियस से केवल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के बाकी सारा मटेरियल बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और इसके साथ ही क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल के साथ हमने पढ़ा है सेल बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के साथ या डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है।
हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल के कंडेंसेशन में हेल्प करती है, उसको न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस होने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है प्रोटामीन्स के द्वारा। यानी न्यूक्लियस, स्पर्म के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट ना होकर यहाँ पे प्रोटामीन्स प्रेजेंट होती है। प्रोटामीन्स क्या करती है, मोर टाइट अरेंजमेंट में हेल्प करती है जेनेटिक मटेरियल के। यानी स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मोर कंडेंसली टाइट होने के अंदर मोर कंडेंसली उसके अरेंजमेंट में हेल्प करती है। यानी एक स्मॉल साइज के अंदर उसको कंडेंस होने में हेल्प करती है। हिस्टोन प्रोटीन से ये ज्यादा कंडेंस कर सकती है जेनेटिक मटेरियल को। इस कारण से हिस्टोन प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रोटामीन्स के द्वारा, या यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोटामीन्स, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है न्यूक्लियस के अंदर। ये सारे चेंजेस होंगे स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका चेंजेज इन साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर या जो स्पर्मेटिड के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, स्पर्मेटिड के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था उसका क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में। तो जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म removed, most of the cytoplasm removed during the process of spermiogenesis from the spermatids। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में जो अधिकांश साइटोप्लाज्म का पार्ट है, वो ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी एक्स्ट्रा स्पेस कवर करता है और स्पर्म का वेट हाई करता है। तो स्पर्म के वेट को कम करने के लिए साइटोप्लाज्म को भी बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से स्पर्म का वेट लाइट या हल्का रहता है। तो यहां पे हो गए इस साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस। अब यहां पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर, चेंजेज इन सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर पढ़ते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है तारा के अंदर। तो ये जो स्पर्मेटिड के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे उनके अंदर किस टाइप के चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। यानी स्पर्मेटिड के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेंट्रियोल्स में चेंजेस किस प्रकार से होगा। तो इनमें क्या होता है, दोनों सेंट्रियोल्स में से एक सेंट्रियोल अरेंज हो जाएगा कहां पर, लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो एक सेंट्रियोल न्यूक्लियस के लोअर पार्ट पर जाकर अरेंज हो जाएगा, यानी जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसके नीचे जाके अरेंज हो जाएगा और यह सेंट्रियोल कहलाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। जो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होता है, उसके ठीक नीचे जो प्रेजेंट होता है वो कहलाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। इसके साथ ही जो दूसरा सेंट्रियोल है, 7 नंबर सेंट्रियोल है, स्पर्म के नेक पार्ट में, स्पर्म का जो नेक वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं गिरवा भाग, स्पर्म के नेक पार्ट में जाकर अरेंज हो जाता है। यानी जो दूसरा सेंट्रियोल है वो जाएगा स्पर्म के नेक पार्ट के अंदर, वहां पे अरेंज रहेगा और यह सेंट्रियोल कहलाएगा डिस्टल सेंट्रियोल।
तो स्पर्म के अंदर दो टाइप के सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ठीक नीचे पाया जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेकंड नंबर आता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जाके अरेंज हो जाएगा स्पर्म के नेक पार्ट के अंदर और वो कहलाएगा, वो होता है डिस्टल सेंट्रियोल। इस प्रकार से जो स्पर्मेटिड के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं वो अलग अलग अपने पार्ट पर जाकर अरेंज हो जाते हैं, एक न्यूक्लियस के पास और दूसरा स्पर्म के नेक पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे फोर्थ चेंजेज है, फोर्थ नंबर का चेंजेज फिफ्थ नंबर का है यहाँ पे चेंजेज इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब न्यूक्लियस के अंदर स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो किस प्रकार से अरेंज रहता है या उसमें किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है, आगे हम स्टडी करेंगे स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर का जो मिडिल पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया या उसी के अंदर अरेंज रहता है। तो एक स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, जो स्पर्म का मिडिल पार्ट है, आगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको देखेंगे, जो मिडिल पार्ट है ये वाला, इसमें क्या होते हैं स्पाइरली अरेंज रहते हैं, किसके एक्सियल फिलामेंट के। जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और मिडिल पार्ट में जो एक्सियल फिलामेंट होता है उसके चारों ओर स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट कहलाता है नेबेन कर्व। माइटोकॉन्ड्रिया का ये अरेंजमेंट कहलाएगा नेबेन कर्व। तो माइटोकॉन्ड्रिया हाई अमाउंट में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म को मूवमेंट के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म को मूवमेंट के लिए, यानी जो टेल मूव करती है टेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस है ये कंप्लीट चेंजेस है स्पर्मियोजेनेसिस के। तो 5 चेंजेस हो गए यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, चेंजेस इन साइटोप्लाज्म, चेंजेस इन सेंट्रियोल, चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा एक इमेच्योर स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा मेच्योर